जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। 59% अमेरिकी खुद कह रहे हैं कि यह जंग गलत थी। ईरान पर हमला गलती हो गई। जब दुश्मन की जनता ही जंग के खिलाफ हो जाए तो जीत किसकी है? दोस्तों, जंग में जीत हार का फैसला सिर्फ मैदान पर नहीं होता है। कभी कभी सबसे बड़ी हार वहां होती है जहां से जंग शुरू हुई थी। वॉशिंगटन में, अमेरिका के अपने घर में यह बात अब जाहिर हो गई है। हम बात करेंगे उस सर्वे की भी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पीयू रिसर्च ने पूछा अमेरिका के अपने लोगों से और जवाब क्या आया? 59% अमेरिकियों ने कह दिया है कि यह जंग गलत थी। 59% यानी हर 10 में से 6 अमेरिकी। तो सवाल यह है कि जब दुश्मन की अपनी जनता ही जंग के खिलाफ खड़ी हो जाए तो किसकी जीत हुई? इस जंग के मैदान में भीषण हमले जारी हैं अभी भी। तो थोड़ा पहले इतिहास में चलते हैं। जब भी अमेरिका ने कोई बड़ी जंग की शुरुआत की है तो शुरुआत में उसकी जनता साथ होती है। जैसे इराक का जंग 2003 में 72% अमेरिकी ने समर्थन किया था। अफगानिस्तान में 2001 में 88% ने समर्थन किया था। यह अमेरिका की पुरानी आदत है कि पहले जंग छेड़ दो और फिर जनता से पूछो क्या सही या गलत। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार जंग शुरू होने के महज 27 दिन के भीतर ही पीयू रिसर्च का जो सर्वे आ रहा है अब उसने बताया है कि 59% अमेरिकियों ने कहा कि ईरान में सैन्य ताकत का इस्तेमाल गलत था। यह सिर्फ संख्या नहीं है, उस देश की आत्मा की आवाज है जिसने यह जंग शुरू की। लेकिन जरा थमिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। एपी नॉक के सर्वे ने एक और बम गिराया है। यहां पर 59% अमेरिकियों ने कहा कि जंग बहुत आगे निकल गई है। 61% अमेरिकियों ने कहा कि इस जंग को संभालने के लिए ट्रंप के तरीके से वो नाखुश हैं। ट्रंप गलत ढंग से पूरे जंग को हैंडल कर रहे हैं। जरा सोचिए, जिस आदमी ने ये जंग शुरू की उसके अपने देश में 61% लोग उससे नाराज हैं। तो आप इसे ईरान के नजरिए से भी समझिए। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, तेहरान में बम गिरे, मिसाइलें टूटी, इमारतें ढही, लेकिन 27 दिनों के में ईरान ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश दशकों में नहीं कर पाए थे। उसने अमेरिका की जनता को अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह सबसे बड़ी जीत है, यह राजनीतिक जीत है, यह नैतिक जीत है, मोरल विक्ट्री है। इतिहास गवाह है, जब अमेरिकी जनता किसी जंग के खिलाफ होती है तो क्या होता है। वियतनाम याद होगा, अफगानिस्तान याद होगा। उन जंगों का अंत कैसे हुआ यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। बेआबरू होकर अमेरिका को लौटना पड़ा और वही आसार अब यहां पर पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ईरान ने यूं ही नहीं इसे हासिल किया है, ईरान ने इसकी कीमत चुकाई है। अब यहां समझिए कि ईरान की ताकत की बात करते हुए एक पल के लिए हमें याद रखना चाहिए कि जो इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है वो भी ईरान ही है। ईरान के अपने लोग हैं। आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पहली बार आधिकारिक तौर पर पूरा आंकड़ा सामने रखा है। ईरान में 1750 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें 1455 आम नागरिक हैं, जिनमें 217 बच्चे भी शामिल हैं। 217 बच्चे। दोस्तों, ये संख्या सिर्फ एक संख्या नहीं है, 217 परिवारों का टूटना है, 217 माओं का दर्द है। और अब दूसरी तरफ देखिए, इजराइल में 27 दिनों में ईरानी हमलों में मरने वालों की तादाद 17 है, ईरान में 1750। यह अनुपात भी बहुत कुछ बताता है कि ईरान ने क्या कुछ इस दौरान सहा है। लेकिन फिर भी ईरान चट्टान की तरह खड़ा है। यह मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। ईरान शुरू से, मैंने कहा है कि जीतने के लिए जंग ही नहीं लड़ रहा, अमेरिका को जीतने से रोकने के लिए जंग लड़ रहा है। और ईरान ने यह साबित किया है अपना खून बहाकर। एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक वायुसेना और अमेरिकी ताकत, दूसरी तरफ एक देश जो अकेले लड़ रहा है, घिरा हुआ है लेकिन टिका हुआ है। अमेरिका के सैन्य प्रमुख ने आज खुद माना है कि ईरान में 10,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। 10,000 हमले। फिर भी ईरान की मिसाइलें आज भी चल रही हैं।
जो हमने पिछले 18 घंटों में देखा, उसका भी देखिए सबूत यह है कि पिछले 18 घंटे में ईरान ने कैसे हिसाब किया है, जो बीती रात से आज दोपहर तक और कुछ देर पहले तक हुए हैं। बताते हैं कि 27 दिन की बमबारी के बावजूद ईरान की मारक क्षमता जिंदा है। ईरान ने इजराइल पर 6 मिसाइल हमले किए 26 मार्च की रात को, एक के बाद एक घंटों के अंदर। और इनमें सबसे खतरनाक वो मिसाइलें थी जो कफर कासिम और किरियात अता में जाकर के गिरी। इनमें क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड इस्तेमाल किया गया, यानी एक मिसाइल जो गिरने के बाद कई हिस्सों में बंट जाती है, एक बड़े इलाके को निशाना बनाती है। तेल अवीव में एक इमारत सीधे मिसाइल की चपेट में आई। सायरन देर से बचे, लोगों को शेल्टर तक पहुंचने का वक्त नहीं मिला। लेकिन ईरान ने सिर्फ इजराइल को ही नहीं मारा, ये मैं आपको 26वें 27वें दिन की बात कह रहा हूं। सऊदी अरब को भी निशाना बनाया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा खाड़ी सहयोगी है और जो युद्ध को शुरू करवाने में अहम भूमिका निभाता रहा है, तो युद्ध को अभी नहीं रोकने के लिए भी दबाव बना रहा है। उसके पूर्वी प्रांत पर ईरानी हमले हुए। यही वो इलाका है जहां सऊदी के सबसे बड़े तेल ठिकाने हैं, रास तनूरा, गवार और अब कैक। सऊदी सेना ने बताया कि उसने पिछले कुछ घंटों में 32 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है। 32 ड्रोन एक साथ। यह सिर्फ हमला नहीं, यह संदेश भी है कि तुमने हमारे तेल पर हाथ डाला, साउथ पार्स गैस फील्ड तबाह किया। खर्ग में अगर फिर से खर्ग को हाथ लगाने की कोशिश की तो हम तुम्हारे तेल तक भी पहुंच सकते हैं और पहुंच रहे हैं, अब तक छोड़ रहे हैं। यह इस संदेश की सबसे बड़ी पुष्टि हुई है एक और खबर से। वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया कि अमेरिका का पेंटागन यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों को अब यहां ईरान युद्ध की तरफ मोड़ने पर विचार कर रहा है, क्योंकि ईरान के साथ इस जंग में अमेरिका के सबसे जरूरी हथियारों का भंडार खाली हो रहा है। इजराइल से जो खबरें आ रही है, अब इसलिए इतनी ज्यादा मिसाइलें हिट कर रही हैं, बिल्डिंगों को उड़ा रही हैं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम अब लाचार है। अब इंटरसेप्टर्स कम पड़ रहे हैं। ईरान के अधिकारी अमेरिका से अब गुहार लगा रहे हैं कि और ज्यादा हथियार अब हमें सप्लाई करो। तो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, जिसका रक्षा बजट 840 अरब डॉलर है, वो यूक्रेन के हथियार लेकर अब ईरान से लड़ने की खुद सोच रहा है। और ईरान, जिस पर 10,000 हमले हुए, वो अभी भी 6 साल वो दाग रहा है। तो बताइए, थका कौन है? झुकना किसको पड़ रहा है? तो ट्रंप का यू टर्न इसलिए सामने आ रहा है। बिना शर्त समर्पण से इस वीकेंड बात करते हैं। कुछ दिनों पहले तक कहते थे कि ईरान बिना शर्त समर्पण कर रहा है, और अब कह रहे हैं कि इस वीकेंड हम बात करते हैं। ये जंग जब शुरू हुई थी, याद कीजिए 28 फरवरी को ट्रंप ने कहा क्या था? ईरान को बिना शर्त समर्पण करना होगा, हम कोई सौदा नहीं करेंगे, या तो झुको या मिट जाओ। ये थी ट्रंप की भाषा, बिना शर्त समर्पण वाली। और आज 27 दिन बाद क्या हो रहा है? व्हाइट हाउस इस वीकेंड ईरान से बातचीत की कोशिशों में, जी तोड़ कोशिशों में जुटा हुआ है। कभी पाकिस्तान, कभी और मुल्क को बीच में लाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने ईरान को समझाने की भी कोशिश की है कि बात करना हमेशा लड़ने से बेहतर होता है। और ट्रंप ने खुद 15 शर्तों वाला एक प्रस्ताव भेजा है पाकिस्तान के जरिए। अब ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने इस पर क्या कहा, यह भी सुनिए। कि अमेरिका की भाषा में बदलाव यह साबित करता है कि उसका बिना शर्त समर्पण वाला प्रस्ताव पूरी तरह नाकाम हो चुका है। जो इरादा था अनकंडीशनल सरेंडर करेगा ईरान, जो लगातार धौंस दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अब पूरी तरह से नाकाम हो गया है। ये अब ईरान ने आज कहा है। और ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने ट्रंप के 15 पॉइंट प्लान का भी मजाक उड़ाते हुए कहा है कि क्या आपके आंतरिक संघर्ष का स्तर अब वहां पहुंच गया है कि आप खुद से बातचीत कर रहे हैं? यह भी कल कहा था कि यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक संकेत है। जो देश 27 दिन पहले बिना शर्त समर्पण की भाषा बोल रहा था, यानी कि अमेरिका, वो अब पाकिस्तान को दूध बनाकर बातचीत की एक तरीके से भीख मांग रहा है। और जिस देश पर 10,000 हमले हुए, वो अपनी शर्तें सामने रख रहा है, अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। ईरान ने अपनी 5 शर्तें रख दी हैं।
युद्ध में हुए नुकसान का अर्जाना भरो, खाड़ी देशों से अमेरिकी अड्डे हटाओ, सभी प्रतिबंध खत्म करो, भविष्य में हमले नहीं होंगे, इसकी अंतरराष्ट्रीय गारंटी दो, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। अब सोचिए, क्या ये उस देश की भाषा है जो हार रहा हो? कतई नहीं। तो हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब उस हथियार की बात जो किसी मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है, अरबों डॉलर अब ईरान की झोली में यहां से आ रहे हैं, क्योंकि हर गुजरने वाले जहाज को, जिसको कि ईरान ही परमिशन दे रहा है, उससे कमाई कर रहा है। ये किसी बम से ज्यादा तबाहकुन है। इसका नाम हॉर्मुज कंट्रोल है, हॉर्मुज स्ट्रेट है, एक संकरा रास्ता जो फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से जोड़ता है। चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर, 33 मील। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजर कर जाता है और ये इस वक्त ईरान की मुट्ठी में है। ये रास्ता अगर नहीं खुला तो सैकड़ों जहाज दोनों तरफ रुके पड़े हैं। तो आज की ताजा खबर भी समझ लीजिए, ईरान ने साफ कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना जारी रखेगा वो। और इस वक्त 2000 से ज्यादा जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। 20,000 से ज्यादा नाविक महीनों से समुद्र में अटके हुए हैं और तेल की कीमत $65 से बढ़कर $100 के पार जा चुकी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को आपातकाल में 40 करोड़ बैरल तेल अपने रणनीतिक भंडार से बाजार में डालना पड़ा है। क्यों ईरान पर हमला गलती हो गई, अमेरिका के भीतर कही जा रही है, उसकी वजह है ये दोस्तों समझते चलिए। और अब ईरान की नौसेना ने एक और चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका इजराइल हमारे द्वीपों या तटों पर हमला करते हैं, जिसकी तैयारी करता अमेरिका दिख रहा है, अपने कमांडोज को यहां पर मोबिलाइज कर रहा है, अपने मरीन कमांडोज को यहां पर पहुंचा चुका है, तो फिर क्या कहा है ईरान ने कि अगर अमेरिका इजराइल हमारे द्वीपों पर या तटों पर हमला करते हैं तो हम बाब अल मंदब पर भी नया मोर्चा खोल देंगे। बाब अल मंदब यानी 12% और सप्लाई ठप, यानी 32% पर ताला। ये वो रास्ता है बाब अल मंदब जो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। दोस्तों, अगर हॉर्मुज के साथ बाब अल मंदब भी बंद हो गए तो फिर यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला समुद्री रास्ता भी ठप हो जाएगा। ट्रंप अमेरिका में बैठकर सोच रहे थे कि ईरान पर बम गिराएंगे और ईरान झुक जाएगा, यही कह भी रहे थे वो। तो यह ताकत अभी भी बची हुई है ईरान के पास, क्योंकि तेल की नलकी पर उसने बिठा रखा है अपना पहरा, और इसीलिए दुनिया भर में कोहराम है। और अब तो समझिए कि किस तरीके से ट्रंप घिरते चले गए और क्यों अब वो एक तरह से बिना शर्त समझौता करने पर बाध्य हो चुके हैं। खुद अमेरिका के भीतर लोग कह रहे हैं कि यह हमला करना गलत था, उसके बाद इस युद्ध को हैंडल करना गलत तरीके से ट्रंप ने हैंडल किया है और यह युद्ध अब बहुत दूर तक चली गई है। अमेरिका ने इतना सोचा नहीं था। अमेरिकी जनता ने इस अपनी राय जाहिर कर दी है इस सर्वे में जो मैंने आपको बताया। तो दूसरी तरफ ईरान अभी भी हमले जारी रख रहा है। अब तो सीधे सीधे तेल अवीव के भीतर अपने गोले बरसा रहा है। बिल्डिंग की बिल्डिंगें यहां पर उड़ जा रही हैं, यानी डिफेंस सिस्टम कमजोर हो चुका है। अब अमेरिका जो साजो सामान युद्ध का भेज रहा था, अब तक यूक्रेन उसे वापस यहां लाने पर मजबूर है। तो क्या खर्क के रास्ते अब अमेरिका उतरने की कोशिश करेगा, या उससे पहले हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि समझौता हो जाए, इसीलिए धमकी पे धमकी, अभी भी डराने की कोशिश। लेकिन लगता है कि अभी भी ट्रंप समझ नहीं पाए हैं ईरान को। ईरान यहां पर शहादत के लिए तैयार है। ईरान एक के बाद दूसरी शहादत दे रहा है और फिर भी युद्ध के मैदान में टिका हुआ है। तो आखिरी फैसला क्या होगा, आखिरी तस्वीर इस वक्त की क्या नजर आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप हर हाल पे समझौता चाहते हैं, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अगर समझौता करना चाहता भी है तो अपनी शर्तों पर। तो सवाल यही है कि क्या अब ईरान की शर्तों पर डोनाल्ड ट्रंप समझौता करने को तैयार होंगे, या फिर खर्क के रास्ते यहां पर ईरान में हमला बोलने की कोशिश करेंगे? लेकिन ये अगर ऐसा हुआ तो अब तक की मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। तो आइए, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या करेंगे? ईरान की शर्तों पर समझौता या खर्क के रास्ते फिर से एक हमला की तैयारी, जमीनी हमले की तैयारी? बताइए अपनी राय
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।